Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 10 India's Struggle for Freedom. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. So, dear students, the last topic that we have covered in part 1 was no more section. Okay, we'll start part 2 with early associations. ठीक है, हमारे लिए एसोसिएशन से हमारे पार्ट टू को स्टार्ट करेंगे. तो भाई जो लेटर हाफ था 19th सेंचुरी का, 19th सेंचुरी वो पीरियड है बच्चा जो 1801 से स्टार्ट होके 1900 पे खत्म होगा. अब लेटर हाफ की बात करें, मतलब 1850s 1860s 1870s की बात करें, तो इस टाइम तक बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में बन चुके थे. हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, स्ट्राइविंग हार्ड टू अचीव फ्रीडम, स्ट्राइविंग हार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, स्ट्राइविंग हार्ड फॉर द बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर ऑफ इंडिया. कि भाई इंडिया का बहुत अच्छा फ्यूचर हो, अच्छा भविष्य इंडियंस को मिले, इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी. जो स्ट्राटा बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी. मतलब जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे उनके लिए भी ये काम कर रहे थे, भारत की आज़ादी के लिए भी ये लोग काम कर रहे थे. अब जैसे यहाँ पर लिखा लेटर हाफ, तो लेटर हाफ मैंने बताया ना 1850s 1860s, तो ये जो अर्ली एसोसिएशन है इन्हीं पर हमने हमारे पार्ट 1 को ख़त्म किया था. ये देखो ज़रा यहाँ पर. जैसे ये अर्ली एसोसिएशन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनी 1851 में, बॉम्बे एसोसिएशन बना 1852 में, मद्रास नेटिव 1852 में, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में. मतलब ये सेकेंड हाफ में बने 19th सेंचुरी के. क्लियर है? एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग हार्ड for independence of India, for making best possible future for India. तो जितने भी मेंबर्स थे इन एसोसिएशंस की, पहली बात तो वो एजुकेटेड इंडियंस थे. क्योंकि ये एजुकेटेड इंडियंस थे, एजुकेशन के बाद इन्हें आइडिया आया भाई कि लिबर्टी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, रैशनल क्या है ना, इक्वालिटी क्या है. तब जाके इन्हें लगा कि भाई ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये तो हमारे साथ इक्वालिटी वाला बिहेवियर ही नहीं करते हैं कभी, है ना, ये हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दे रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए. तो जितने भी मेंबर्स थे इन एसोसिएशंस के, ये एजुकेटेड इंडियंस थे, अपर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे. मींस जितने भी मेंबर हैं, मैक्सिमम मेंबर अपर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे. ये पेटिशंस लगाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने. पेटिशंस क्या होता है? लेटर रिटन बाय वन, साइन बाय एवरीवन. एक व्यक्ति लेटर लिखेगा, सारे लोग उस पर साइन कर देंगे. पेटिशन का हिंदी मीनिंग होता है याचिका. तो ये गवर्नमेंट को पेटिशंस लिखते थे. ये गवर्नमेंट से बोलते थे कि भैया हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दो, टैक्सेस कम करो. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मतलब जो प्रशासन व्यवस्था है आपकी उसको सुधारो, हमारे टैक्सेस कम करो, हम इंडियंस को एक अच्छा खासा रोल दो एडमिनिस्ट्रेशन में, हमें जो तुम लोअर जॉब्स में रखे हो प्लीज़ भाई हम भी काबिल हैं, हमें भी हायर प्रोफाइल्स दो, हमारा भी एक अच्छा रोल हो एडमिनिस्ट्रेशन में. पर ये जो पेटिशंस होती थी इन पे कभी कोई ध्यान नहीं देता था, इन्हें हमेशा इग्नोर कर दिया जाता था. अब ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर्स थे, तो कौन ही ध्यान देगा, नहीं ध्यान देते थे. एक और ड्रॉबैक था इन एसोसिएशंस का, ये एक्टिव कुछ स्पेसिफिक एरियाज में थे बच्चा, मतलब ऑल अराउंड नहीं सोच रहे थे. बेसिकली दे आर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर बेसिक फ्यू एरियाज. अब हम पढ़ेंगे क्विक रिविजन. बेटा क्विक रिविजन का एक 2-3 मिनट का एक अलग से वीडियो बना देंगे, तो उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन पार्ट भी डाल देंगे. अभी चलते हैं हम आगे, है ना. चलो, I'll make separate video for this. Now organized nationalism. अब ऑर्गेनाइज्ड नेशनलिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात जो आपके ध्यान में आनी चाहिए वो है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस. सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इनिशिएटिव लिया और 2 इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करवाई. सुरेंद्रनाथ बनर्जी के इनिशिएटिव से 2 ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज हो पाई. कब? पहली हुई 1883 में, दूसरी हुई 1885 में. तो क्या इतनी बात क्लियर है?
ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात नहीं करी, ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। पहली हुई 1883 में, दूसरी हुई 1885 में, और इन्हें कौन ऑर्गेनाइज करवा रहे थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पर बेटा एक्चुअल सेंस में अगर हम बात करें कि भाई पहली बार ऑल इंडिया पैन इंडिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, तो बात हम करेंगे कांग्रेस की, ऑल इंडिया कांग्रेस की, जिसको बनाने का काम किया एलान ऑक्टावियन ह्यूम ने, जो कि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। ठीक है बात। तो देखो सुरेंद्रनाथ बनर्जिया के एफर्ट्स को आप डिनाई नहीं कर सकते, उन्होंने अपना काम किया। उसके बाद एंट्री लेते हैं एलान ऑक्टावियन ह्यूम, जो एक ऑल इंडिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसे ऑल इंडिया कांग्रेस कहा गया। ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे। इन्होंने कन्वीन करवाई एक मीटिंग, कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कब से कब तक? 28 से 30 दिसंबर तक 1885 में। कहाँ पर हो रही है मीटिंग? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है बात। कौन मीटिंग कन्वीन करवा रहा है? तो वो एलान ऑक्टावियन ह्यूम करवा रहे हैं। कब से कब तक चलेगी? 28 से 30 दिसंबर तक 1885 में। ठीक है बात। इसको अटेंड किया 72 डेलीगेट्स ने फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। सो मीटिंग वॉज कन्वेंड इन Gopal Das Tejpal Sanskrit College. Date 28 to 30th December. Attended by 72 delegates from all over India. In which year? 1885. Here, the Indian National Congress was formed. और ये AOUM ही थे जिन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस को फॉर्म किया। जो बेसिक एम था इस ऑर्गेनाइजेशन का वो था कि एक ऐसी विंग को फाउंडेशन रखना है जहां पर लोग आए, अपनी बातों को डिस्कस करें और साथ ही साथ अपनी बातों को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। ठीक हुई बात। तो जो एम था इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने का वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि सीधे अपनी बातों को लेकर या हम कम्युनिकेट कर पाए अपनी डिमांड्स को, मतलब इंडियन की डिमांड्स को गवर्नमेंट के साथ। ठीक है। इससे क्या होगा? कोई जो अपराइजिंग होने वाली होगी इंडिया में वो नहीं होगी, है ना। देखो 1857 की अपराइजिंग हुई क्योंकि ब्रिटिश इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा पाए कि इस हद तक डिससेटिस्फाई हो गए। तो ब्रिटिशर्स के दिमाग में एक प्लान चल रहा था कि क्यों ना एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं जिसकी कभी कभी हम सुन लिया करेंगे, पर कम से कम उस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एक दो व्यक्ति होंगे तो ये तो पता कर लेंगे कि कब इंडियंस इतने गुस्सा हो रहे हैं कि कोई अटैक वटैक कर दे। तो कम से कम ये बैठ के डिस्कस करें क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, हम तक वो प्रॉब्लम पहुंचती जाए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता रहे, तो जिससे क्या होगा इंडियन सरप्राइजिंग नहीं करेंगे। ठीक है। और कम से कम ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अवेयर रहेगी इंडियंस के डिमांड से, इंडियंस के ग्रीवियंसेस से। तो अगर किसी को, अगर बेटा ये सब पढ़ने के बाद अगर आपको कोई गलतफहमी आ रही है ना कि ओ वाह कितने अच्छे थे एलान ऑक्टावियन ह्यूम, तो गलतफहमी को अभी निकाल दो, क्योंकि एलान ऑक्टावियन ह्यूम ने ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्लानिंग के थ्रू बनाया था। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट 1857 के बाद ऐसा कुछ मेजर नहीं चाहती थी कि अब ऐसा कुछ बड़ा हो, इसलिए उसको लगा कि प्लान वे में एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं जहाँ इंडियंस आएंगे अपनी बात डिस्कस करेंगे, हमें पता रहेगा ये क्या 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 करने वाले हैं, तो हम उस हिसाब से उनको डील कर लेंगे। मोर ओवर जो ऑर्गेनाइजेशन था वो स्ट्रिक्ट सुपरविजन में चलता था, किसके? गवर्नमेंट के। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, समझ में? इसको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कौन कंट्रोल कर रहा था? हमारी गवर्नमेंट। क्या इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? बेसिकली जो कांग्रेस एलान ऑक्टावियन ह्यूम ने बनाया वो किसकी सुपरविजन, किसके कंट्रोल में ही चलता था? गवर्नमेंट के। तो बेटा ये हैं हमारे वो 72 डेलीगेट्स जिन्होंने कांग्रेस के फर्स्ट सेशन को अटेंड किया। कब? 1885 में। जो सिस्टम था कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज हों और पॉलिटिकल पार्टीज जो एफिशिएंट गवर्नेंस है उसमें हेल्प करें, ये सिस्टम आज तक इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। आज भी हमारे इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, और भी बहुत सारी हैं जैसे एनसीपी, ट्राइनमॉल कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस, है ना। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है वो, है ना। सीपीआई है, सीपीआईएम है। तो आज भी हमारी कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हमारी कंट्री को प्रॉपरली गवर्न करने में हेल्प करती हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट बनाती हैं तो कुछ अपोजिशन बनाती हैं, और दोनों का ही रोल बहुत इंपॉर्टेंट है।
पर आउट ऑफ दिस द ओल्डेस्ट पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, आज जो किसके लीडरशिप में काम कर रही है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये फर्स्ट ऑल इंडियन लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। जो शुरुआती दौर था कांग्रेस का, जो अर्ली ईयर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उसमें हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा विजिबल था। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ब्रिटिश अपने तरीके से रन कर रही थी कांग्रेस को। तो अर्ली ईयर्स की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में ब्रिटिश का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा विजिबल था। जो एम थे कांग्रेस के, वो थे, फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव था वो कांग्रेस का, वो ये था कि एक ऐसा प्लान बनाना जिससे हम डिमांड कर सके कंसेशंस को। किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। मतलब आज़ादी वाज़ादी के लिए तो हम सोचते नहीं थे, हमको सिर्फ इतना था कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें कुछ कंसेशन दे दे, कभी हमसे टैक्स कम ले, कभी हमें जॉब ऑफर कर दे, बस इतना ही थोड़ा बहुत चाहिए था हमें। टू मेक द लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया कम टुगेदर। और दूसरा ऑब्जेक्टिव था कांग्रेस का कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट में जो बड़े बड़े छोटे छोटे जितने भी लीडर हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाए और जितनी भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू इंडिया उन्हें डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव पहला कि भाई कंसेशन डिमांड करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उनसे याचिका मतलब पिटिशन दाखिल करना है, फिर उनसे मांगना है प्लीज़ हमें ये दे दो, प्लीज़ हमें ये दे दो, और फिर डिफरेंट लीडर्स को इकट्ठा करना है कि आए और यहाँ पर बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। नाउ द मॉडरेट फेस। मॉडरेट फेस चलता है 1885 से 1905 तक। ठीक है, जो मॉडरेट फेस होता है वो 1885 से 1905 तक चलता है। जो मेन लीडर होते हैं इस मॉडरेट फेस के, वो होते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जिया, दादा भाई नरोजी, एस सुब्रमण्यम अय्यर, फिरोज शाह मेहता, एम जी रनादे, बदरुद्दीन तैयब जी, रोमेश चंद्र दात्य, जी के गोखले। अब इनका नाम मॉडरेट्स क्यों रखा गया? अच्छा, मॉडरेट्स का हिंदी बताऊं, बहुत अच्छा है, नरम दल। मॉडरेट्स बोले तो नरम दल। ठीक है, मॉडरेट्स इनको क्यों कहा गया? क्योंकि इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो फंक्शंस थे, वो बिल्कुल शांति प्रिय थे, है ना, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? मॉडरेट लीडर्स। इनका बिलीव था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के थ्रू ही हमें सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये कभी भी इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कभी इंडिपेंडेंस की तो बात ही इन लोगों ने नहीं की। क्लियर हो गई बात? जो मेन एम था इनका इनका था यूनिटी को प्रमोट करना एमंग द इंडियंस। इंडियंस के बीच में यूनिटी प्रमोट हो और वो पॉलिटिक्स क्या होती है ये सारी चीज़ें जान जाएं। सो टू मेक द पीपल ऑफ इंडिया अवेयर अबाउट द पॉलिटिक्स और टू इंक्रीज द यूनिटी एमंग द इंडियंस। बस दो मेजर फोकस थे इस ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का। अब डिमांड्स क्या होती थी मॉडरेट्स की? हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले, एक्सप्रेशन मिले, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, जो सिर्फ और सिर्फ लंदन में होता है, उसे इंडिया में भी कंडक्ट करवाएं। ठीक है, तो पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दो, एक्सप्रेशन दे दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। दूसरा है कि जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, जो कि अभी इंग्लैंड में हो रहा है, साथ ही साथ उसे इंडिया में भी कंडक्ट कराओ। भाई ये लोग नेक्स्ट डिमांड कर रहे थे कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जैसे आज का लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, उन दोनों में ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों। ठीक है, लैंड रेवेन्यू थोड़ा सा कम हो जाए, ग्रेटर प्रोटेक्शन मिले कल्टीवेटर्स को और फॉरेस्ट ड्वेलर्स को। जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले जो ड्वेलर्स हैं, उन्हें प्रोटेक्शन दी जाए। ठीक है, कल्टीवेटर्स को प्रोटेक्शन दी जाए और लैंड रेवेन्यू कम हो। रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, प्रोविजन फॉर ग्रेटर प्रोटेक्शन टू कल्टीवेटर्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स। मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम हो। ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करे सिंचाई, इरिगेशन, एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा के ऊपर सरकार ज़्यादा खर्चा करे। सिंचाई मतलब जब हम क्रॉप्स को मतलब खेतों में पानी देते हैं उसे क्या बोलते हैं? इरिगेशन। इरिगेशन पे ज़्यादा खर्चा करें। और दूसरे कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व हो और ज़्यादा खर्चा करे। फिर आर्म्स एक्ट में अमेंडमेंट चाहते थे हम कि भाई जो पहले आर्म्स एक्ट बन गया उसे थोड़ा सा चेंज कर दो। गवर्नमेंट इस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाए जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज़ की भी ग्रोथ हो। तो ऑल इन ऑल डिमांड्स ठीक हैं, पर कहीं पर भी इन डिमांड्स में फ्रीडम, आज़ादी की बात नहीं थी। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दे दो, सिविल सर्विसेज का एग्जाम इंडिया में भी करवाओ।
प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो। हमारा कर मतलब टैक्स कम कर दो, लैंड रेवेन्यू कम कर दो, हमारे कल्टिवेटर्स को, हमारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स को प्रोटेक्शन दो, आर्मी एक्सपेंडिचर को कम करो, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम करो। ये शायद मैं पहले भूल गई थी, है ना। देखो, वर्ल्ड वॉर 1 की बात करो, वर्ल्ड वॉर 2 की बात करो, हमारे लोगों ने फालतू ही पार्ट लिया, जबकि हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था। तो जो ब्रिटिशर्स थे शुरुआत से ही हमारे इंडिया में जब आए ना, तो मिलिट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करते थे। तो कांग्रेस बोलती थी वो खर्च थोड़ा कम कर दो, और इसके बजाय जबकि कि आप इरिगेशन, एजुकेशन और दूसरे कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में खर्चा करो। आर्म्स एक्ट को वापस से अमेंड करो, उसे सुधारो। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार करना। गवर्नमेंट ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाए जिससे जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी ग्रोथ हो, इंडियन इंडस्ट्री एनकरेज हो। जो मॉडरेट्स थे वो कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ अपने ध्यान को नहीं खींच पाए, ठीक है। उन्हें कभी भी कोई बहुत बड़ा कंसेशन नहीं मिला। खैर, कंसेशन ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल नहीं मिले, कुछ मिलते थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेजर मोटो ही ये था इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए कि छुटपुट थोड़ी बहुत डिमांड हम इनकी पूरी करती चलेगी। चलो ठीक है। सो मॉडरेट्स बहुत ज़्यादा अटेंशन गेन नहीं कर पाए ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और इन्हें ज़्यादा कंसेशंस तो कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट की साइड से मिले ही नहीं। इस वजह से जो लोग थे वो डिससेटिस्फाइड थे विद द मेथड्स एंड पॉलिसी ऑफ मॉडरेट्स। इसलिए लोग मॉडरेट्स को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे कि भाई कर तो कुछ पा नहीं रहे, कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, लेटर लिख के हमारे पेज और बर्बाद कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे नो मोर सेक्शन को। नो मोर सेक्शन में हम पढ़ेंगे हमारे दादा भाई नेहरू जी को और इनकी बुक के रिगार्ड्स में। चलो, तो दादा भाई नेहरू जी थे एक बहुत ही लोन लीडर्स थे, हाईली एजुकेटेड थे, मॉडरेट लीडर थे, नरम दिल के व्यक्ति थे। इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जब इंग्लैंड में बनी, उसको बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था बच्चा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जब इंग्लैंड में बनी है, उसको बनाने में दादा भाई नेहरू जी का बहुत बड़ा हाथ था, और उन्होंने सिर्फ इसी वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया इंग्लैंड में, जिससे कि इंडिया के फेवर में ये पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट कर पाए। फिर उन्होंने एक बुक भी लिखी, उस बुक का नाम था पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ठीक है, जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा बुराई की, आलोचना की, क्रिटिसाइज किया कि भाई कैसे सिविल लिबर्टीज़ को सप्रेस किया जा रहा है इंडिया में, इंडियंस का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना। और करने वाले कौन है? ब्रिटिश। कैसे ब्रिटिश इंडियंस को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, उनकी सिविल लिबर्टीज़ को सप्रेस कर रहे हैं। ये उन्होंने किस में लिखा? एक बुक जिसका नाम था पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ठीक है। और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कहाँ बनाई? इंग्लैंड में। क्यों बनाई? इंडिया के फेवर में अटेंशन गेन करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे रेडिकल फेज को। तो जो रेडिकल फेज था वो 1905 में शुरू हुआ और 1918 में खत्म हुआ। शुरुआत के जो 20 साल थे कांग्रेस के, वहां पर हमने देखा कि उस पर्टिकुलर टाइम में इमरजेंस हुई एक नए ग्रुप की, जिसको हम कहते हैं रेडिकल्स। जैसे हम मॉडरेट को नरम दल कहते हैं, वैसे रेडिकल्स को क्या कहते हैं? गरम दल, ठीक है। हमेशा गुस्से में ही रहते थे ये लोग। इनमें जो मेन लीडर्स थे वो थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, पॉपुलरली नोन एज लाल बाल पाल। ये मॉडरेट्स की बहुत बुराई करते थे, उन्हें बहुत क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे कि भाई ये जो पॉलिटिक्स आप करते हो प्रेयर की, क्या है, हम इनके सामने क्यों प्रेयर करें? ये वो लोग हैं जो दूसरी कंट्री से आके हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, हम हमारे लिए कंसेशन इन लोगों से मांग रहे हैं, वो भी प्रार्थना करके। कितना रेडिकुलस है, पर ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो जितने भी मॉडरेट्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला फ्रॉम फ्रॉम रेडिकल्स। वाई सो? बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर। इन्होंने एम्फेसाइज किया कि भाई बोल्ड मेथड्स का यूज़ करो, स्ट्राइक करो, बाइकआउट करो, तब तो ब्रिटिश के कान में जू रहेंगे, नहीं तो वो कभी आपका नहीं सुनेंगे। जैसे अभी आपको इग्नोर करते हैं, हमेशा इग्नोर करेंगे। ब्रिटिश गुड को बाइकआउट करो, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को बाइकआउट करो, एंड भाई स्ट्राइक करो, हड़ताल करो, मास डेमोन्स्ट्रेशन करो। बाद में ये जो ग्रुप था इसने बोला हमें तो स्वराज चाहिए, हमें ये कंसेशन वंसेशन नहीं चाहिए। अब कांग्रेस बात कर रही है फ्रीडम की, मतलब जब गरम दल के लोग आए तब से आज़ादी की बात हुई, अदरवाइज तो हम कंसेशंस के पीछे ही पड़े हुए थे।
स्वराज, फ्रीडम चाहिए। किससे फ्रीडम चाहिए? ब्रिटिश रूल से। तो भाई ये हैं हमारे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, है ना, बाल गंगाधर तिलक, और ये हैं बिपिन चंद्र पाल पाल। गिव वन वर्ड के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँ, ठीक है। अगर हम बात करें एनी वन लीडर की, कांग्रेस के टाइम के एक लीडर तो दादा भाई नेहरू जी हैं। ये जो ग्रुप था ये बिलीव करता था कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड पे, तो वो थे मॉडरेट्स। मॉडरेट्स का बिलीव था कॉन्स्टिट्यूशन से। और यहाँ पर क्या लिखोगे? दादा भाई नेहरू जी। फिर द ग्रुप दैट एम्फसाइज्ड ऑन द यूज ऑफ बोल्ड मेथड्स, तो ये थे रेडिकल्स। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्रपाल वाज नोन एज लाल बाल एंड पाल। True and false. Ramesh Chandra Dutt was one of the main leader of Congress during the moderate phase. Yes, थे। तो moderates demanded the reduction in military expenditure। हाँ, moderates की डिमांड तो थी। जो moderates थे वो ब्रिटिश अटेंशन को ड्रॉ कर पाए नहीं, बिल्कुल नहीं। लाल बाल पाल अप्रिशिएटेड द मॉडरेट्स, बिल्कुल नहीं। लाल बाल पाल तो अप्रिशिएट नहीं करते थे, क्रिटिसाइज करते थे कि भाई ये जो पॉलिटिक्स है प्रेयर की, पेटिशंस की, छोड़ दो, बी अग्रेसिव। अप्रिशिएट तो दूर, इस तरीके से क्रिटिसाइज करते थे, कहते थे भाई ये पॉलिटिक्स जो प्रेयर की है, पिटिशन से, इससे कुछ नहीं मिलेगा। डेमोन्स्ट्रेशंस करो, प्रोटेस्ट करो, स्ट्राइक करो, बॉयकॉट मूवमेंट लाओ, ठीक है। बहुत ही उग्र मिजाज के थे हमारे लाल बाल पाल, रेडिकल लीडर्स। चलो, तो जो एटीट्यूड था ब्रिटिशर्स का वो कैसा था, अब हम वो पढ़ेंगे कांग्रेस के लिए। तो हर साल कांग्रेस का एक एनुअल मीटिंग होता था, एक एनुअल सेशन होता था। वो इंडिया के किसी भी पार्ट में हो सकता था, कोई एक फिक्स जगह नहीं थी। मीन्स इंडिया के डिफरेंट पार्ट में उसे ऑर्गेनाइज कराया गया। अच्छा, रिलेटेड टू कांग्रेस जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते थे वो इसी पर्टिकुलर मीटिंग में लिए जाते थे। बेटा शुरुआती दौर जो था कांग्रेस का, शुरुआत के 20 साल, उसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, बहुत खुश थी कांग्रेस से, बहुत फेवर करती थी कांग्रेस का, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता था कि भाई जो कांग्रेस है वो मेरे लिए बेनिफिट का काम करेगी। यहाँ पर अगर कोई मेजर इशू हो रहा होगा तो मुझे पता चल जाएगा, मैं उसको वहीं के वहीं सप्रेस कर दूंगा। तो शुरुआती दौर में तो बहुत फेवरेबल एटीट्यूड रहा ब्रिटिशर्स का रिगार्डिंग कांग्रेस। पर जल्दी ही ब्रिटिशर्स ने रियलाइज़ कर लिया कि भाई अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन ना होकर के इंडियन नेशनलिज्म का सेंटर बन चुकी है, ठीक है। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था उसका मेजर सेंटर बन गई है कांग्रेस, ऐसा ब्रिटिशर्स को पता चल गया। इट वॉज ब्रिंगिंग इंडियंस टुगेदर अगेंस्ट इंडियंस, और ब्रिटिशर्स को ये भी रियलाइज़ हो गया कि ये इंडियंस को साथ में लेके आ रही है, कि इसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। मतलब अब कांग्रेस वो काम कर रही है जिससे भाई आज़ादी की बात हो, है ना। तो अब इन लोग सोच रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की कहाँ ये ऑर्गेनाइजेशन बना दिया भाई, ये तो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का एक फेज बन रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। सो दे स्टार्टेड बिकमिंग होस्टाइल टू। So student, as and when British government realized that the organization which we have made for our favor now turning ahead, वैसे ही उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को सप्रेस करने की कोशिश की, इस ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स हॉस्टाइल बिहेवियर अडॉप्ट कर लिया। एंड जितने भी लीडर्स थे वो हमेशा गन पॉइंट पे ही रहते थे कि इसके ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये कुछ ऐसा करे कि हम इनको पकड़े। नाउ पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये एक दूसरा मेजर स्टेप लिया किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अंडर द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। पहले तो ये कांग्रेस के टुवर्ड्स होस्टल हो गए, सेकेंड इन्होंने बंगाल को डिवाइड किया। बंगाल को डिवाइड करने के पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई इतनी बड़ी टेरिटरी है, हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे। पर जो इंटरनल इनका मोटो था वो ये था कि बहुत सारे लोग बंगाल से ऐसे आ रहे हैं जो नेशनलिस्ट मूवमेंट का मेजर फेस बन रहे हैं, एजुकेटेड लोग भी थे यहाँ पर, तो इस मूवमेंट को उन लोगों को यहीं पे ख़त्म करना था। तो इसका बेटर ऑप्शन उनके पास था कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा दो, छोटी छोटी बात पे तो ये लोग लड़ने लगते हैं, लड़ते रहेंगे और हम रूल करते रहेंगे। तो उन्होंने बंगाल के दो टुकड़े कर दिए, एक हो गया ईस्ट बंगाल और दूसरा हो गया वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में मेजॉरिटी में रहे मुस्लिम्स और वेस्ट बंगाल में मेजॉरिटीज़ में रहे हिंदूज़। मतलब ऑल एंड ऑल ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छोड़ दी उन्होंने यहाँ पर, है ना, कि बस अब लड़ो तुम।
तो जो वायसरॉय कर्जन थे उन्होंने पार्टीशन कर दिया बंगाल का, कब किया? 1905 में, और ये वायसरॉय कर्जन ही है। बंगाल उस टाइम में लार्जेस्ट प्रोविंस हुआ करता था ब्रिटिश इंडिया का। इसके अंदर बेटा बिहार भी आता था उड़ीसा का कुछ पार्ट भी आता था। जो ऑफिशियल रीजन दिया गया इस डिवीजन के रिगार्ड्स में वो ये था कि it was quite difficult to administer such a long territory. That is why we are dividing it, and we are doing this for the purpose of administrative convenience. भैया थोड़ा सा हमको प्रशासन करने में थोड़ा हेल्प मिल जाएगी, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि प्रोविंस बहुत बड़ी है तो इसको गवर्न करना आसान नहीं हो रहा है। अगर इसको डिवाइड करके दो छोटे छोटे बना देंगे एरियाज तो हम उसको प्रॉपरली एफिशिएंटली गवर्न कर पाएंगे। पर एक्चुअल रीजन तो क्या था वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। इट वॉज टू वीकन द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म का जो ग्रोथ हो रहा था उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए ये डिवीजन किया गया था कि अब वर्सेस में ब्रिटिश ना हो, अब हिंदू वर्सेस में मुस्लिम हो, मुस्लिम वर्सेस में हिंदू हो। कहाँ तो हिंदू और मुस्लिम के वर्सेस में थे अंग्रेज ब्रिटिश। चलो, और आज बेटा ये जो ईस्ट बंगाल है ये किसके नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश। पहले ये ईस्ट बंगाल बन गया था ईस्ट पाकिस्तान। पहले ईस्ट बंगाल क्या बन गया? ईस्ट पाकिस्तान। फिर 1971 में इंदिरा गांधी की हेल्प से बांग्लादेश लिबरेट हुआ, मतलब ईस्ट पाकिस्तान लिबरेट हुआ और क्या बन गया? बांग्लादेश। लॉर्ड कर्जन ने प्रॉपर पॉलिसी बनाई, बहुत केयरफुल पॉलिसी बनाई। ये पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, फूट डालो और राज करो। ये वायसरॉय थे इंडिया के उस टाइम में, इन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया ईस्ट और वेस्ट बंगाल में। ईस्ट बंगाल कैपिटल था ईस्ट बंगाल का ढाका। ईस्ट बंगाल का कैपिटल क्या बनाया है? ढाका। ठीक है बात। तो एक प्रॉपर प्लानिंग जिसका नाम है डिवाइड एंड रूल, उसके अंतर्गत इन्होंने डिवाइड किया बंगाल को। एक पार्ट बना ईस्ट बंगाल, दूसरा बना वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल की कैपिटल बनी ढाका जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी रहती थी। वेस्ट बंगाल का कैपिटल बना कलकत्ता, जिसे आज हम कोलकाता कहते हैं। ये हिंदू मेजॉरिटी एरिया था। जो लोग थे इंडिया के वो एक्चुअल इंटेंशन को समझ गए। वो जानते थे कि ब्रिटिश से डिवाइड करना चाहते हैं इंडियंस को रिलीजियस ग्राउंड पे, तो इसलिए उन्होंने स्ट्रांगली अपोजिशन किया इस मूवमेंट का। उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया इसको कि भाई अब हमें पता है कोई एडमिनिस्ट्रेशन जैसा तो कोई रूल है नहीं तुम्हारा, कोई ये मुद्दा भी नहीं है। तुम्हारा जो मेजर मुद्दा है वो ये है कि हम हिंदू और मुस्लिम यूनाइटेड ना रहे, आपस में लड़ते रहें। इसलिए हिंदू भी खड़े हुए, मुस्लिम भी खड़े हुए, मॉडरेट्स भी आ गए, रेडिकल्स भी आ गए और बड़ी बड़ी मूवमेंट लॉन्च करने लगे कि भाई इस पार्टीशन को ख़त्म करो। ये पार्टीशन आपने इंडिया को तोड़ने के लिए बनाया है, इस पार्टीशन को हटाओ। पब्लिक मीटिंग्स और डेमॉन्स्ट्रेशंस होने लगे पूरी कंट्री में। नई मेथड आई मास प्रोटेस्ट की। 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन हुआ। किसका? ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। बंगाल का किसका पार्टीशन हुआ? 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का। किस किस में? ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में। नो बिजनेस ट्रांजेक्शन वर कंडक्टेड। उस दिन कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हुआ और इस दिन को डे ऑफ मॉर्निंग बनाया गया। फिर ये जो वर्ड है मॉर्निंग, इसका मीनिंग होता है शोक। शोक, हम लोग शोक जाहिर करते हैं ना, वही वाला शोक। तो शोक दिवस के रूप में इस दिन को मनाया गया। इस दिन कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। इस दिन को किस तरीके से मनाया जाता है? शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो पार्टीशन हुआ वो एक ग्रेट यूनिफाइंग फैक्टर बना बंगाल। तो पार्टीशन के बाद ठीक है कि यार दो टुकड़ा में बट गया, पर ये एक बहुत बड़ा यूनिफाइंग फैक्टर बना। जो फ्रीडम स्ट्रगल था स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गया, सारे सेक्शंस को साथ ले आया। तो एक बात ज़रा ध्यान से सुनो कि ऑल दो इट वॉज बेड फॉर इंडिया कि ये कितने बड़े प्रोविंस का डिवीजन हो गया, वो भी हिंदू और मुस्लिम की लाइन पे, पर कुछ अच्छा भी हुआ। ये हुआ कि जो नेशनलिज्म मूवमेंट था यहाँ से बहुत स्ट्रांग हो गया है ना। हर सेक्शन का व्यक्ति इसमें पार्ट ले रहा था। जो अभी हम स्वदेशी मूवमेंट चलाएंगे, बॉयकॉट मूवमेंट चलाएंगे, उन सब में सारे लोग साथ में आए और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। बेटा अब हम पढ़ेंगे स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को, या बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट को। ये बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल्स पे किया गया मूवमेंट था।
जहाँ पर हमने 2 नए मेथड को डिवाइस किया, बायकॉट और स्वदेशी को। स्वदेशी का मतलब है कि भई हमारी कंट्री की बाउंड्रीज़ में भी जो भी गुड बनेगा सिर्फ़ हम उसी को यूज़ करेंगे। बाकी हम फ़ॉरेन से आए प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे। हमारी इंडियन नेशनल बाउंड्रीज़ में जो गुड बना होगा, हम उसी को यूज़ करेंगे और उन सारे प्रोडक्ट्स को बायकॉट करेंगे जो इंडिया में नहीं बने हुए हैं। तो जब बंगाल का पार्टीशन हो गया तो 2 नए मेथड आए, एक मेथड का नाम था स्वदेशी, दूसरे का नाम था बायकॉट। स्वदेशी एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है वन्स ओन कंट्री। दूसरे शब्दों में कहें तो हम उन गुड्स को यूज़ करेंगे जो हमारी कंट्री की बाउंड्री में प्रोड्यूस हुए हैं। ये जो मेथड थी बायकॉट का, ये लोगों से कहती थी कि आप उस गुड को बायकॉट कर दो जो मैन्युफैक्चर ब्रिटेन में हुआ हो। ये है बेटा बायकॉट मूवमेंट, कैसे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं देखो। जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट था बंगाल का, वो जल्दी ही इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में फैल गया। जो लोग थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ब्रिटेन में बने गुड को नहीं यूज़ करेंगे और इस तरीके से बड़े-बड़े बोनफायर्स लगाए गए, ऐसे बड़े-बड़े आग जलती रहती थी। लोग अपने घरों से प्रोडक्ट ला के मतलब जितने भी फॉरेन प्रोडक्ट्स थे उनको ला-ला के यहाँ पर जला देते थे। और भैया ब्रिटिशर्स को भी बहुत लॉसेस हो रहे थे इस टाइम में। उनका एक्सपोर्ट कम, मतलब इंग्लैंड से जो गुड इंडिया में आएगा तो इंडिया के लिए तो वो क्या हो गया इम्पोर्ट, पर ब्रिटेन के लिए क्या हो गया बेटा वो एक्सपोर्ट। तो ब्रिटेन के जो एक्सपोर्ट थे टुवर्ड्स इंडिया वो कम होने लग गए क्योंकि लोग इंडिया में जो हैं वो तो प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, वो ब्रिटिश गुड्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग थे जो ब्रिटिश गुड को यूज़ कर रहे थे उन्हें लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे। मतलब आपकी कम्युनिटी में अगर 1-2-4 लोग हैं जो अभी भी ब्रिटिश गुड को यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था। औरतें और जो बच्चे थे उन्होंने भी इस मूवमेंट में पार्ट लिया, बहुत ही जोश के साथ। तो बायकॉट मूवमेंट था बंगाल में, वो किसके अगेंस्ट में हो रहा था? पार्टीशन के अगेंस्ट में। जल्दी ही ये स्वदेशी मूवमेंट में कन्वर्ट कर गया। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नीड आई कि भई अब हमारे पास भी कोई अल्टरनेटिव सोर्सेज़ होने चाहिए। ये जो मूवमेंट था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था बंगाल में, पर इसका जो इफ़ेक्ट था वो इंडिया के दूसरे पार्ट में भी था, जैसे आंध्रा में, जहाँ पर वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से ये मूवमेंट चला। ठीक है बात। तो जो बॉयकॉट मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट था, वो बंगाल में तो बहुत स्ट्रॉन्ग था ही था, पर इसका इफेक्ट इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में भी देखने को मिला। जैसे आंध्रा में ये वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से चला। जो स्वदेशी मूवमेंट था उसने एनकरेज किया आइडियाज ऑफ सेल्फ हेल्प, स्वदेशी एंटरप्राइज, नेशनल एजुकेशन, यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट से क्या क्या है बच्चा? आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, स्वदेशी एंटरप्राइज, हमारा अपना बिजनेस हो, हमारी अपनी शिक्षा हो, इंडियन लैंग्वेजेस का यूज हो। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन। ये अब हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। ठीक है।